इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ़्फ़ुज़, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। आज हमारे सामने अंग्रेजी के कुछ बहुत ही दिलचस्प अल्फाज हैं, एनीथिंग से लेकर अपेयर तक। पहला लफ्ज है एनीथिंग। ये एक प्रोनाउन है जी, और यहीं से एक बहुत दिलचस्प नुक्ता सामने आता है। अंग्रेजी में एनी से शुरू होने वाले अक्सर अल्फाज जैसे एनीथिंग हो, एनीवेयर हो, ये एक खास पैटर्न पे चलते हैं। अच्छा, वो क्या पैटर्न है? जब आप सवाल पूछते हैं तो ये एक खुले इंतखाब या इम्कान का इजहार करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें मनफी जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो ये मुकम्मल नफी का मतलब देते हैं। वाह, ये तो एक जबरदस्त असूल है। तो पहले सवाल वाली मिसाल देखते हैं। इज देयर एनीथिंग इन दैट बॉक्स? जिसका मतलब है क्या इस डब्बे में कोई चीज है? यहाँ कोई भी चीज हो सकती है। और अगर जवाब नफी में हो तो जुमला होगा वी कांट सी एनीथिंग। बिल्कुल, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, यानी सिफर, कुछ भी नहीं। देखिए, एक ही लफ्ज ने कैसे मुस्बत इम्कान से मुकम्मल नफी का सफर तय किया। और इसका एक और इस्तेमाल भी है जब आप किसी को इंतखाब की मुकम्मल आजादी देते हैं। अच्छा, जैसे इस गुफ्तगू में What would you like to drink? Oh, anything, I don't mind. जी, यानी आप क्या पीना पसंद करेंगे? ओह, कुछ भी, मुझे कोई एतराज नहीं। यहाँ कहने वाला किसी खास चीज का मुतालबा नहीं कर रहा। इसी से जुड़ा एक फिक्रा है एनीथिंग एल्स। ये तो बहुत आम सुनने को मिलता है ना? जी, खास तौर पर दुकानों या रेस्तोरानों में। इसका मतलब है उसके अलावा कुछ और। ये गुफ्तगू को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। जैसे वेट्रेस पूछती है Would you like anything else? यानी क्या आप इसके अलावा कुछ और पसंद करेंगे? बहुत सीधा सा है, लेकिन अगला फिक्रा एनीथिंग लाइक ये थोड़ा सा पेचीदा लगता है। हाँ, क्योंकि ये मवाजने के लिए इस्तेमाल होता है और अक्सर उस वक्त जब दो चीजों में जमीन आसमान का फर्क हो। इसका मतलब है किसी भी तरह से मिलता जुलता या जरा भी। तो अगर मैं कहूँ शी इजंट एनीथिंग लाइक हर सिस्टर, तो इसका मतलब होगा वो अपनी बहन से बिल्कुल भी नहीं मिलती, यानी उनकी शख्सियत में, आदात में कोई ममासलत ही नहीं है। ये नफी को बहुत शिद्दत देता है। अच्छा, चले एनी के खानदान से निकलकर अगले लफ्ज पर आते हैं, जो है एनीवे या एनीहाउ। ये एक एडवर्ब है और इसके इस्तेमाल तो बहुत ही मुतनव्वे हैं। बिल्कुल, ये एक छोटा सा लफ्ज है लेकिन गुफ्तगू में बड़े काम करता है। इसका पहला इस्तेमाल है बहरहाल या वैसे भी, जब आप अपनी बात में एक और ज्यादा मजबूत वजह शामिल करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर आई डोंट वांट टू सी द फिल्म एंड एनीहाउ आई हैवंट गॉट एनी मनी। तर्जुमा, मैं फिल्म नहीं देखना चाहता और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मतलब फिल्म ना देखने की एक वजह तो अदम दिलचस्पी है, लेकिन दूसरी और ज्यादा ठोस वजह पैसों का ना होना है। और इसका दूसरा इस्तेमाल मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, उसके बावजूद के मानों में। जी, जब कोई रुकावट हो लेकिन आप फिर भी वो काम करें, जैसे इस जुमले में इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव बट शी बॉट इट एनीवे। यानी वो बहुत महंगा था लेकिन उसने बहरे हाथ उसे खरीद लिया। कीमत एक रुकावट थी लेकिन उसकी परवाह नहीं की। बिल्कुल, ये लफ्ज एक तरह की जिद या अज़्म को जाहिर करता है। और इसका तीसरा इस्तेमाल तो हम अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में बहुत करते हैं। हाँ, जब मौजू बदलना हो, है ना? जैसे हम उर्दू में खैर कहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे That's what John said. Anyway, how are you? तर्जुमा, ये बात जॉन ने कही थी, खैर आप कैसे हैं? एकदम से गुफ्तगू का रुख ही बदल गया। अब हम एनी फैमिली के एक और लफ्ज पर वापस आते हैं, एनीवेयर। ये भी एक एडवर्ब है। क्या इस पर भी वही उसूल लागू होता है जो एनीथिंग पर था? बिल्कुल वही उसूल। सवाल में ये कहीं भी किसी भी जगह का मतलब देता है। जैसे आर यू गोइंग एनीवेयर दिस समर? क्या आप इस मौसम गर्मा में कहीं जा रहे हैं? यानी किसी भी जगह जाने का कोई मंसूबा है। जी, और मनफी जुमले में ये कहीं भी नहीं बन जाता है। जैसे आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर, यानी मुझे अपना कलम कहीं नहीं मिल रहा। और बिल्कुल एनीथिंग की तरह, जब आप जगह के मामले में मुकम्मल आजादी दे रहे हो, वे शैल आई सेड, ओह एनीवे इट डजंट मैटर। मैं कहाँ बैठूं? ओह
कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, ये पैटर्न समझने से ये अल्फाज वाकई बहुत आसान हो जाते हैं। जी, अगला लफ्ज है अपार्ट। ये भी एक एडवर्ब है। इसका मतलब है अलहदगी या फासला। जी, ये तभी फासले को जाहिर करता है, जैसे द टू हाउसेज आर 500 मीटर्स अपार्ट। यानी दोनों मकानात 500 मीटर के फासले पर हैं। और ये सिर्फ चीजों के लिए नहीं, लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है। सही। जैसे माई मदर एंड फादर लिव अपार्ट। तर्जमा है, मेरे वालिद और वालदा अलग अलग रहते हैं। लेकिन इस लफ्ज का एक और बहुत ही अमली इस्तेमाल है। अच्छा, वो क्या? किसी चीज को उसके पुर्जों में अलग अलग करना, जैसे मरम्मत के लिए। ओह, जैसे ही टुक माई रेडियो अपार्ट टू रिपेयर इट। बिल्कुल, यानी उसने मरम्मत करने के लिए मेरा रेडियो खोल दिया। ये तो बहुत दिलचस्प इस्तेमाल है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर हम अपार्ट के साथ सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज फ्रॉम लगा दें तो क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब अलग होने से बिल्कुल बदलकर के अलावा या को छोड़कर हो जाता है। यानी मतलब ही उलट गया। जी बिल्कुल, ये किसी चीज को एक ग्रोह से निकालने या शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, there were 10 people in the room apart from me। इसका मतलब है कमरे में मेरे अलावा 10 लोग थे, यानी अगर मुझे शुमार ना किया जाए तो 10 लोग थे। ये इस्तिस्ना को जाहिर करता है। और एक और मिसाल है, I like all vegetables apart from carrots। यानी मुझे गाजरों के अलावा तमाम सब्जियां पसंद हैं। यहाँ गाजर को पसंदीदा सब्जियों की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। देखें, सिर्फ फ्रॉम के इजाफे ने मानी को कैसे बदल दिया। वाकई जबान की यही खूबसूरती है। अच्छा, अगले चंद अल्फाज काफी सीधे साधे नाउन्स हैं। जी। इन पर ज्यादा वक्त नहीं लगाते। जी। पहला है अपार्टमेंट। जी, इसका मतलब है फ्लैट। ठीक है। और दूसरा है एप। यानी बंदर की नस्ल का एक जानवर जिसकी दम नहीं होती, जैसे गोरेला और चिंपैंजी। अच्छा। मिसाल है, गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज आर एप्स, यानी गोरेले और चिंपैंजी बंदर की नस्ल के जानवर हैं। ठीक है। अब इन सादा इसमों के बाद एक अहम जोड़े की तरफ आते हैं, एक फेल और उससे बनने वाला इस्म। पहला फेल है अपोलोजाइज, जिसका मतलब है माफी मांगना, माजरत चाहना। ये एक अमल है, एक एक्शन है। जैसे I apologize to John for losing his book। यानी मैंने जॉन से उसकी किताब खोने पर माफी मांगी। ये तो हो गया अमल। अब इस अमल का नाम क्या है? वो है हमारा अगला लफ्ज, अपॉलॉजी। ये एक नाउन है। टू अपॉलोजाइज अमल है और एन अपॉलॉजी उस अमल का नतीजा या नाम है, यानी माफी, माजरत या उज्र। अच्छा, तो अगर मैं कहूं प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, तो इसका मतलब होगा बराए करम मेरी माजरत कबूल करें। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आप अपॉलॉजी करते नहीं, आप अपॉलोजाइज करते हैं। सही। और आप अपॉलॉजी देते या कबूल करते हैं। अब ग्रामर की दुनिया में मजीद गहराई में जाते हैं। अगला लफ्ज है अपोस्ट्रोफी। ये एक छोटी सी अलामत डैश है, लेकिन अक्सर सीखने वालों के लिए सरदर्द बन जाती है। बिल्कुल। और इसके दो बहुत बड़े काम हैं। पहला काम है कॉन्ट्रैक्शन, यानी अल्फाज को मुख्तसर करना, जहां ये किसी हज़्फ शुदा हर्फ की जगह लेती है, जैसे आई एम बन जाता है आई एम। ठीक है। और दूसरा और शायद सबसे अहम काम मुल्कियत, यानी पोजेशन जाहिर करना है। जैसे द बॉयज रूम का मतलब है लड़के का कमरा। इसके गलत इस्तेमाल से तो मफहूम बिल्कुल बदल सकता है। अच्छा, अब एक बहुत मजबूत एडजेक्टिव की तरफ आते हैं, अपॉलिंग। ये सिर्फ बुरा नहीं है, ये हौलनाक, खौफनाक, बहुत बुरा है। ये लफ्ज जज्बात की शदीद मनफी कैफियत को जाहिर करता है। ये आप इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज आपको सदमा पहुंचाए। जैसे कि ये मुख्तसर सा फिक्रा, अपॉलिंग क्रूअल्टी, जिसका मतलब है हौलनाक बेरहमी। ये लफ्ज खुद अपनी संगीनी बयान कर रहा है। अब एक ऐसे जोड़े की तरफ आते हैं जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है, अपैरेंट और पैरेंटली। पहले एडजेक्टिव को देखते हैं, अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब है जाहिर, वाज़ेह, साफ। कोई ऐसी चीज जिसे आप आसानी से देख या समझ सकें। इसमें शक की गुंजाइश कम होती है। मिसाल के तौर पर, इट वॉज अपैरेंट दैट शी डिडंट लाइक हिम। तर्जमा, ये बात साफ जाहिर थी कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। शायद उसके चेहरे के तासुरात या रवैये से ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी।
ٹھیک ہے، یہ تو صاف ہے، لیکن اپیرنٹلی جو کہ ایک ایڈورب ہے اس میں ایک شک کا عنصر آ جاتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا. اپیرنٹلی کے دو معنی ہیں اور دونوں میں تھوڑا سا غیر یقینی کا پہلو ہے. پہلا مطلب ہے بظاہر یا سنی سنائی بات کے مطابق. جیسے کہ اپیرنٹلی شی ہیز اے بگ ہاؤس اینڈ 3 کارز. ترجمہ؟ بظاہر اس کے پاس ایک بڑا گھر اور 3 موٹر کاریں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں نے سنا ہے یا مجھے بتایا گیا ہے لیکن میں نے خود تصدیق نہیں کی. اچھا، یہ ہیئر سے ہے. اور اس کا دوسرا استعمال ہے ایسا معلوم ہوتا ہے. یہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی ثبوت کی بنیاد پر ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نتیجہ بھی 100% یقینی نہیں ہوتا. اس کی مثال بہت دلچسپ ہے. He went to school today, so he's apparently feeling better. ترجمہ: وہ آج اسکول گیا لہٰذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کی طبیعت بہتر ہے. یہاں اسکول جانا ایک مضبوط ثبوت ہے لیکن پھر بھی ہم اپیرنٹلی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم صرف اندازہ لگا رہے ہیں. تو یہ اپیرنٹ اور اپیرنٹلی کا بنیادی فرق ہے. ایک میں وضاحت ہے، دوسرے میں اندازہ. بالکل. یہ وضاحت بہترین تھی. اب ایک ایسے لفظ پر آتے ہیں جو دوہری شخصیت کا مالک ہے، اپیل. یہ ورب بھی ہے اور ناؤن بھی. جی. پہلے اس کے فعل والے روپ کو دیکھتے ہیں جس کے خود 2 بالکل مختلف معنی ہیں. جی، بطور فعل اس کا پہلا مطلب ہے درخواست کرنا، التجا کرنا، خاص طور پر جب کوئی گروہ عوام سے مدد مانگ رہا ہو. مثال کے طور پر They appealed for food and clothing. ترجمہ: انہوں نے خوراک اور کپڑوں کی اپیل کی. یہ ایک سنجیدہ اور فوری درخواست ہے. لیکن اس کا دوسرا مطلب تو بالکل ہی الگ ہے. مطلب اچھا لگنا، دل کو بھانا. ہاں، اور یہ بہت عام استعمال ہوتا ہے. یہ کسی چیز کی ذاتی پسندیدگی یا کشش کے بارے میں ہے. جیسے Living in a big city doesn't appeal to me. یعنی ایک بڑے شہر میں رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا. اس کا مطلب ہے کہ بڑے شہر کا طرز زندگی مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا. واہ، ایک ہی لفظ کے 2 معنی. اور اگر ہم اسے بطور اسم دیکھیں تو اس کا مطلب فعل کے پہلے معنی سے جڑا ہے، درخواست، التجا. جیسے اس جملے میں They made an appeal for help. ترجمہ: انہوں نے مدد کی اپیل کی. یہاں اپیل ایک عمل نہیں بلکہ خود وہ درخواست ہے. اور آج کے لیے ہمارا آخری لفظ ہے appear. یہ ایک فعل ہے اور مجھے لگتا ہے یہ اپیرنٹ اور اپیرنٹلی والی گفتگو سے جڑتا ہے. بالکل. اس کا بنیادی مطلب تو ہے دکھائی دینا، ظاہر ہونا، نمودار ہونا. جیسے the sun suddenly appeared from behind a cloud. یعنی سورج اچانک بادل کے پیچھے سے نمودار ہوا. یا پھر we waited for an hour but he didn't appear. یعنی ہم نے 1 گھنٹہ انتظار کیا لیکن وہ نہیں آیا. لیکن اس کا وہ دوسرا زیادہ لطیف استعمال کیا ہے؟ اس کا دوسرا استعمال ایسا لگتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ معنی میں ہے. یہ اپیرنٹلی کی طرح ہی ہے جہاں آپ اپنی بات کو تھوڑا نرم اور غیر یقینی بنانا چاہتے ہیں. جیسے کہ It appears that I was wrong. ترجمہ: ایسا لگتا ہے کہ میں غلطی پر تھا. یہ براہ راست I was wrong کہنے سے زیادہ شائستہ ہے. اچھا، یہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کا ایک نرم طریقہ ہے. جی، تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اپیئر، اپیرنٹ، اپیرنٹلی یہ سب الفاظ حقیقت اور ظاہری شکل کے درمیان تعلق کو بیان کرتے ہیں. تو آج ہم نے اے سے شروع ہونے والے ان الفاظ کا صرف مطلب ہی نہیں جانا بلکہ ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہم نے دیکھا کہ اینی سے شروع ہونے والے الفاظ کیسے ایک خاص اصول پر کام کرتے ہیں. بالکل. اور یہ بھی دیکھا کہ کیسے اپولوجائز جیسے فعل اور اپولوجی جیسے اسم ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور کیسے اپیل جیسے لفظ کے اندر 2 بالکل مختلف دنیایں آباد ہیں. امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ سے آپ نے کئی نئے الفاظ اور ان کا درست استعمال سیکھا ہوگا. اگر آپ اپنی انگلش ووکیبلری کو روزانہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ووکیبلری بکس ہب کو ضرور فالو کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈز آپ تک فوراً پہنچ سکیں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.